सकता है। एक्चुअली क्या है कि अमेंडमेंट है ना, तो टाइम लेंगे। रेगुलर होता तो फिर भी हो जाता। 15 पेज की अमेंडमेंट दी है इससे ने। तो गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि बेटा, एक बार कंफर्म करना। यस। क्लास आपको लास्ट टाइम पे मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स करवाया था। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर अपन आईसीआई बुक से लेंगे। ठीक है। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायर्स का मतलब होता है पावर। एक कंपनी अपनी पावर से बाहर जाके काम करती है तो उसको अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है। पढ़ा था अपन ने। कंपनी ऐसा कोई काम करती है जो ना सिर्फ उसकी डायरेक्टर की पावर के बाहर है, कंपनी की भी पावर के बाहर है, तो उसे क्या बोला जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। नल एंड वॉइड, इनऑपरेटिव, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है। अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन को अगर सारे मेंबर्स भी चाहे तो म्यूचुअल कंसेंट से रेटिफाई नहीं कर सकते। इम्पैक्ट क्या होगा? ना तो कंपनी इस पर केस फाइल कर सकती है, ना ही कंपनी पर केस फाइल किया जा सकता है। पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में हमने केस का नाम लिया था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रिचे, लिया था। और हमने बोला डॉक्ट्राइन को 4 तरीके से समराइज करा जा सकता है। पहला, ऐसा कोई भी काम जो कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है, या फिर स्टेट्यूट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 से बाहर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलेगा? सारे मेंबर्स भी चाहें तो इसको म्यूचुअल कंसेंट से रेटिफाई नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है कि इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर बट इंटा वायर्स द कंपनी, डायरेक्टर की पावर के तो बाहर है बट कंपनी की पावर के भीतर है, तो मेंबर्स इसको रेटिफाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट था कि अगर आर्टिकल से बाहर है, तो आर्टिकल्स तो खुद के ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, मेंबर्स इसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हाँ बोल दे, 3/4 मेंबर 75% मेंबर्स हाँ बोल दे, तो क्या माना जाता है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके डिसीजन लेने का तरीका क्या होता है? मीटिंग बुलाई जाती है। कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं बोर्ड मीटिंग में और कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जनरल मीटिंग में, यानी मेंबर्स की मीटिंग में। डिसीजन जो पास होते हैं कई बार पास किए जाते हैं विद सिंपल मेजोरिटी मोर देन 50%, तो उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और कई बार रिजोल्यूशन पास कराना होता है 3/4 बहुमत से, 3/4 मेजोरिटी, उसको क्या बोला जाता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। आर्टिकल्स को बदलने के लिए क्या जरूरी होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। मेंबर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स बदल सकते हैं, ये पावर उनके पास होती है। अलग है बेटा। थर्ड में क्या बोला तुमने? डायरेक्टर की पावर के बाहर है और कंपनी की पावर के भीतर है। लिखा हुआ है एमओए में कि कंपनी 80 लाख का कर्जा ले सकती है। 80 लाख से ऊपर का कर्जा लेना है तो मेंबर की परमिशन लो। अब ये काम अगर 90 लाख का कंपनी कर्जा ले रही है, डायरेक्टर की पावर के बाहर है पर कंपनी की पावर के भीतर है, मेंबर्स इसको रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करा सकते हैं। 80 लाख से ऊपर का कर्जा चाहिए, मेंबर्स की परमिशन लो। 80 लाख से ऊपर का कर्जा ले रहे हो तो डायरेक्टर की पावर के तो बाहर है और मेंबर्स की पावर की तो भीतर है ना, वो तो हाँ बोल सकते हैं, वो तो इसको अप्रूव कर सकते हैं। कंपनी की पावर के भी बाहर होता है तो अल्ट्रा वायर्स है। जैसे मैंने ये बोला कंपनी के एमओए में लिखा है कि कंपनी 80 लाख से ऊपर का कर्जा ले ही नहीं सकती, तो अब ये अगर लेगी देन इट विल बी अल्ट्रा वायर्स। यहाँ तो मेंबर्स भी परमिशन दे दे तो भी नहीं ले सकती, ले ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ ही है। इससे ऊपर तो ले ही नहीं पाओगे, चाहे मेंबर कंसेंट दे या ना दे, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है।
किस तरीके से लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के 2 फायदे 2 नुकसान। सबसे पहले बात करेंगे फायदे क्या क्या हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स किसको प्रोटेक्ट करती है? कंपनी को। कंपनी को प्रोटेक्ट करती है और इसके हैं 2 एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, ये शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का और क्रेडिटर्स का। अगर कंपनी प्रोटेक्टेड है तो इनका पैसा भी प्रोटेक्टेड है। ये किसको प्रोटेक्ट करती है? इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। और ये कंपनी के डायरेक्टर्स को मनमाना काम करने से रोकने का एक तरीका है। मेंबर्स जो है वो कंपनी के डायरेक्टर्स को मनमाना काम करने से रोक सकते हैं। जैसे लिखा है 80 लाख तक से ऊपर का कर्जा लेना है तो मेंबर की परमिशन लो। पावर लग गई ना? क्या बोला? इट इज हेल्पफुल फॉर द मेंबर्स इन रिस्ट्रेनिंग द एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्टर। इससे ऊपर का अमाउंट अगर तुम लेते हो तो तुम्हें मेंबर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कंट्रोल हो गया मेंबर्स का कि नहीं हो गया? मेंबर्स चाहें तो मनमाना काम करने से डायरेक्टर को रोका जा सकता है। तो 2 हो गए इसके एडवांटेज, 2 इसके हो गए फायदे। 2 नुकसान है। पहला, ये सिर्फ एक न्यूसेंस बन के रह गई है। क्यों? कंपनी को वो काम करने से रोक रही है जिसके लिए इसके सारे मेंबर्स रेडी हैं। कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल दी मेंबर्स, पढ़ा था। ये कंपनी को वो काम करने से रोक रहे हैं जिसके लिए इसके सारे मेंबर्स रेडी हैं। इट इज ओनली अ न्यूसेंस एज इट प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्टिविटी एग्रीड बाय ऑल। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि आज के दिन इसका जो मकसद है वो खत्म हो चुका है। इट्स पर्पस इज डिफीटेड। क्योंकि आज के दिन बात करें तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज आसानी से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बदला जा सकता है। कैसे? देखो, अगर मान लो मेरे को आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने एमओए पढ़ा, मुझे पता चल गया ये कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर आपकी कंपनी के पास नहीं है। मैं आपसे क्या बोलूंगी? आप अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल दो। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आपने अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल दिया। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एप्लीकेबल ही नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि काम तो अब ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज 2 दिए। पहला, ये सिर्फ एक न्यूसेंस है। क्यों? कंपनी को वो काम करने से रोका जा रहा है जिसके लिए इसके सारे मेंबर्स राजी हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसका पर्पज ही आज के दिन बात करें तो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज को ही आसानी से एसआर पास करके बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा है यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब लेने जा रहे हैं अपन किससे? आईसीआई से। एक और चीज बताती हूँ, अगर मान लो कंपनी ने कर्जा लिया अपनी पावर से बाहर जाके, अल्ट्रा वायर्स डेप्ट, अल्ट्रा वायर्स डेप्ट सपोज करो लिया 10 लाख रुपए का अल्ट्रा वायर्स डेप्ट लिया कंपनी ने, और इस 10 लाख रुपए से उसने वर्कर को सैलरी दे दी। अल्ट्रा वायर्स डेप्ट टेकन बाय द कंपनी इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द लॉफुल डेप्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने लिया गलत तरीके से था लेकिन यूज सही जगह कर लिया। नाउ द लेंडर कैन स्यू, नाउ द क्रेडिटर कैन स्यू। अगर आप पैसा अपनी पावर से बाहर जाके ले रहे हो लेकिन उसको यूज सही जगह कर रहे हो, ठीक है, तो जो लेंडर है जिसने पैसा उधार दिया है ही कैन स्यू, उसके पास राइट आ जाता है। डिसएडवांटेज उमेश यही था कि भाई न्यूसेंस है, कंपनी को वो काम करने से रोका जा रहा है जिसके लिए उसके सारे मेंबर्स रेडी हैं। प्लस आज के दिन बात करें तो प्रैक्टिकली स्टैंड ही नहीं करती कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को ही आसानी से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बदला जा सकता है। क्या लिखा हुआ है देखो इसमें अंदर, जितना करवा रही हूँ उतना लेना। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज सिंपली बियॉन्ड द पावर, outside the power. Legal phrase ultra vires is applicable only to the act done in excess of the legal power of doers. आप अपनी पावर से बाहर जाके कोई काम करते हो तो उसे अल्ट्रा वायर्स बोला जाएगा। पावर से बाहर जाके काम करते हो तो क्या बोला जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। कहाँ से मैटर लोगे? यहाँ से। इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी which travel beyond the power not only of director but also of the company will be wholly void, inoperative, not binding on the company. उसको क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायर्स।
इम्पैक्ट से करना है। इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज दैट कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड ऑन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन नॉर इट कैन स्यू ऑन इट। ना तो कंपनी केस फाइल कर सकती है, ना ही कंपनी पर केस फाइल किया जा सकता है। मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खुला रहता है, तो कोई भी बंदा नॉमिनल फीस का पेमेंट करके इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले चेक कर लो कि कंपनी के पास इस कॉन्ट्रैक्ट को करने की पावर भी है या नहीं है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी तो बच जाएगी, क्या बोलेगी, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। फंसेगा कौन, आउटसाइडर। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 8 में सिर्फ यहाँ से मैटर लेना। If the ultra vires loan has been utilized in meeting the lawful debt of the company, then the lender, आगे ऐड करना can sue, can sue। पैसे उधार तो पावर से बाहर जाके लिए थे, लेकिन यूज सही जगह कर लिए, यूज सही जगह कर लिए, then the lender can sue। An act which is ultra vires the company being void cannot be ratified by the shareholders of the company। सारे शेयर होल्डर भी चाहें तो इस अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन को वैलिड नहीं बना सकते, अप्रूव नहीं कर सकते। केस आ रहा है, इस केस का नाम अंडरलाइन करो, नाम याद रखना, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रिचर्ड। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रिचर्ड। क्या दिया हुआ था इस केस में, ये सुनो। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के शुरू के 2 पॉइंट्स देखने हैं सिर्फ हमें, बाद के 2 मत देखना। आपके काम जो आएंगे वो आएंगे सिर्फ शुरू के 2, ए और बी, तो सी और डी रहने दो आप। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था कि कंपनी रेलवे कैरेज और रेलवे वैगन बनाएगी, बेचेगी और किराए पर देगी। क्या लिखा है देखो, टू मेक, सेल, लैंड ऑन हायर, रेलवे कैरेज एंड वैगन, और मैकेनिकल इंजीनियर्स या जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह बिजनेस करेगी, तो कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब हुआ क्या, इस कंपनी ने, एक पर्सन था रिचे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। कोई रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था बेल्जियम में, उसके लिए हम फाइनेंशियल हेल्प देंगे, कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। और इस डायरेक्टर्स के स्टेप को ज़्यादातर मेंबर्स ने रेटिफाई भी कर दिया बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। मेंबर्स ने कहा ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद में कंपनी ने बोला कि भाई हम इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, अल्ट्रा वायर्स है, हमारी पावर से बाहर है। अब रिचे ने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके 2 कारण थे ऑब्जेक्शन उठाने के। पहला तो ऑब्जेक्शन उसका ये था कि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के 2nd पॉइंट में वर्ड आ रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, तो इसका मतलब आपकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया है वो क्या माना जाना चाहिए, वैलिड। दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई आपके इस ट्रांजेक्शन को आपके मेंबर्स ने रेटिफाई कर दिया, जब आपके मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वैलिड। मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड है उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जोड़ के देखा जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्ड से जुड़े हुए जो कॉन्ट्रैक्ट है वही यहाँ पे शामिल माने जाएंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड का मतलब ये नहीं है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट, समझ आई चीज, इट इंक्लूड्स ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। रिचे का कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए था, फॉर फाइनेंसिंग, तो बोला ये तो आउटसाइड द पावर ऑफ कंपनी है, अल्ट्रा वायर्स है, वॉइड है। ठीक है, अब इसको एक बार यहां से लेकर के पढ़ो, कहां तक, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल सकते हो, ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना पहले पड़ता है, आप बाद में थोड़ी ना ऑब्जेक्ट बदलोगे। भाई मैंने तो पहले एमओए एओए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा भाई, मेरी जानकारी होनी चाहिए उसकी।
कोई भी आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्ट करे कंपनी के साथ, उसे पहले क्या पढ़ना है, MOA AOA। कल को दिक्कत आई तो मैं फंसूंगी, कंपनी तो बच जाएगी। मैंने पढ़ा तभी तो मैं पकड़ पाऊंगी कि भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज में चीज नहीं आती, फिर मैं आपसे बोलूंगी ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंड कर दो। पहले चेंज कराऊंगी, बाद में कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद चेंज नहीं हो सकता। प्रिंसिपल, थ्योरी, सिद्धांत। क्या चीज? डब्बे? रेलवे के डब्बे नहीं होते क्या, कंपार्टमेंट टाइप के, उनको वैगन बोला जाता है। ये पढ़ा क्या आपने, ये बताओ मुझे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्ड से जोड़ के देखा जाएगा वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। सारे कॉन्ट्रैक्ट इसमें शामिल नहीं है। शॉर्ट में देखो, कंपनी के डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया रिचे के साथ फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। कंपनी ने इसको रेटिफाई भी कर दिया बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी ने हाउएवर बाद में जाके इसे कैंसिल कर दिया, ये कह करके कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अल्ट्रा वायर्स आउटसाइड द पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उनका रिचे का ऑब्जेक्शन उठाया, रिचे डैमेजेस के लिए बोल रहा है। उसका क्या कहना है, इस कंटेंशन वाज दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज विद इन द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और मोर ओवर इसको बाकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने अप्रूव भी कर दिया। ये क्या माना जाना चाहिए, वैलिड। कोर्ट ने बोला क्या मानेंगे, नल एंड वॉइड। जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड किससे एसोसिएटेड है, मैकेनिकल इंजीनियर से, तो इसे कंपनी के मेन बिजनेस के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे। इट विल इंक्लूड ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियर। क्लियर है क्या, बताओ बेटा। ठीक है, इसका मैटर आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको केस का सिर्फ नाम याद करना है और एक रफ रीडिंग लगा के जाना। कोई केस स्टडी आ जाए तो थ्योरी में तो केस का पूरा मैटर थोड़ा ना देखे आओगे। इसके बाद में यहाँ पर देखो समरी दी हुई है इसकी डॉक्ट्राइन की। कोई भी काम जो कंपनी ने किया वैसे तो बिल्कुल लीगल है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है, स्टेट्यूट से बाहर है, तो उसे क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायर्स, नल एंड वॉइड। सेकेंड पॉइंट, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। तीसरा, डायरेक्टर की पावर के बाहर है, कंपनी की पावर के भीतर है, कैन बी रेटिफाइड बाय मेंबर्स। आर्टिकल से बाहर है, कैन बी रेटिफाइड बाय अल्टरिंग द आर्टिकल्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। यही पढ़ा था हमने। इसके बाद में आ गए डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉक्ट्राइन आउटवे द मेन एडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, पहला, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर, पहला यही लिया था। दूसरा, यूजफुल टू मेंबर्स इन रिस्ट्रेनिंग द एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को मनमाना काम करने से रोकने के लिए एक ऑप्शन है मेंबर्स के। डिसएडवांटेजेस में ओनली अ न्यूसेंस, प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम चेंजिंग द एक्टिविटीज इन अ डायरेक्शन एग्रीड बाय ऑल, ऐसा काम करने से कंपनी को रोका जा रहा है जिसके लिए उसके सारे मेंबर्स राजी हैं। और लास्ट, पर्पस ही आज के दिन इसका क्या हो चुका है, डिफीट। क्यों, बिकॉज द ऑब्जेक्ट क्लॉज नाउ कैन बी इजीली अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ आई चीज की नहीं आई, बता बेटा। आई थिंक 6 मार्क्स का भी तुमसे लॉन्ग पूछ लेना, स्टोरी लिखने के लिए तो बहुत मैटर है। प्रैक्टिकल केस स्टडी भी इस टॉपिक पे काफी सारी आती है, तो प्रैक्टिकली भी इसके लिए तैयार करना। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अल्ट्रा वायर्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। LSR प्राइवेट लिमिटेड करके एक क्वेश्चन आ रहा होगा, देखना एक बार। 5th है ये वाला, देखो एक बार पेज नंबर क्या है बेटा, 233। एक बार क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5।
ऑब्जेक्ट क्लॉज एक कंपनी का क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, एमओयू में क्या लिखा है, एलएसआर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, लखनऊ में बनी हुई है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है किसमें ट्रेड करेगी, फ्रूट एंड वेजिटेबल में। कंपनी ने हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मिस्टर जे के साथ फॉर ट्रेडिंग इन स्टील, और लाइबिलिटी भी इनकर कर ली। बाद में कंपनी मना कर रही है, क्या कह रही है, दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। आपको बताना है द वैलिडिटी ऑफ द कंपनीज रिफ्यूजल, क्या कंपनी ऐसे मना कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है किसमें डील करेगी, फ्रूट और वेजिटेबल, और किसमें किया इसने कॉन्ट्रैक्ट, स्टील। अल्ट्रा वायर्स है या नहीं है बताओ, नल एंड वॉइड, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी जो है अपनी एक्सप्रेस पावर या इम्प्लाइड पावर से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। एक्सप्रेस पावर कहाँ दी होती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, प्लस इम्प्लाइड मतलब उसको पूरा करने के लिए जो जो पावर नेसेसरी है वो, उसके अलावा कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। अगर करेगी देन इट विल बी अल्ट्रा वायर्स, नल एंड वॉइड, इनऑपरेटिव, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। केस का नाम आप जानते हो, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रिचे। आंसर की रीडिंग खुद लगाओगे, ठीक है। और इसके अंदर ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये काट देना। कौन सा, एक तो यहां से लेकर के यहां तक का लास्ट का, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, यहाँ तक लेना है आपको अकॉर्डिंगली तक। एक क्वेश्चन इसके अंदर और करवा रही हूँ मैं, रवि लिमिटेड करके, मुद्रा लिमिटेड करके दिया हुआ है, देखना एक बार कहीं भी, दो मैं करा रही हूँ इसके, रवि मुद्रा लिमिटेड, रवि कंपनी लिमिटेड, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन एक, से पहले होना चाहिए 18। एक क्वेश्चन ये और आया हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, एक बार देखो इसे। रवि प्राइवेट लिमिटेड ने उधार लिए हैं रुपए कितने, 5 करोड़ फ्रॉम मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। ये डेप्ट अल्ट्रा वायर्स है, मतलब पावर से बाहर है, टू द कंपनी, एग्जामिन वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे दिस डेप्ट, स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। भाई अल्ट्रा वायर्स है मतलब पावर से बाहर है, तो इस पे ना तो कंपनी केस फाइल कर सकती है, ना ही कंपनी पर केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन आपको ये देखो यहाँ पे व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड पूछा गया है। उतना ही अमाउंट ले सकते हो जितना इसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, जितना इसके मेमोरेंडम में अलाउड है उतना ही अमाउंट आप ले सकते हो। भाई 5 करोड़ नहीं दिया हुआ, जितना दिया हुआ है उतना ले लोगे। तो इसी को इन्होंने आंसर की फॉर्म में दिया है। पहले तो अल्ट्रा वायर्स के बारे में बताया है, और उसके बाद में इन्होंने क्या लिखा है, लास्ट की लाइनें बता रही हूँ मैं, रेमेडी अवेलेबल टू मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। इम्पैक्ट क्या होता है इसका, ना तो कंपनी केस कर सकती है, ना ही कंपनी पर केस किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम तुम्हारा क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। कोई भी बंदा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पहले उसको इसे पढ़ना चाहिए। तो मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड कैन क्लेम द अमाउंट विद इन द एक्सप्रेस लिमिट प्रोवाइडेड इन द मेमोरेंडम, जितना दिया हुआ होगा उतना मिल जाएगा। समझ आई चीज की नहीं आई, बता बेटा। हमने क्या पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, और उसके मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए हैं। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अल्ट्रा वायर्स के आप खुद करोगे, और भी दिए हुए हैं यहाँ पे बुक में। हाँ, तो कहाँ लिखा है लॉफुल डेप्ट में यूज किया, नहीं देते। एक्सेप्शनल केस से तभी दोगे जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जनरल रूल क्या है, अल्ट्रा वायर्स नल एंड वॉइड है, ना तो कंपनी केस कर सकती है, ना ही कंपनी पर केस फाइल किया जा सकता है। याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ, ठीक है। जनरल ही लिख के आना है जब तक कि क्वेश्चन में एक्सेप्शन ना दिया हो। अल्ट्रा वायर्स के बाद में टॉपिक आ रहा है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट है बेटा, एमओए के बारे में तुम पढ़ चुके हो, अब स्टार्ट कर रहे हैं एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे अपन बोलते थे मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्टर है, फाउंडेशन है,
वैसे ही आर्टिकल्स के लिए बोला जाता है दैट इट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मैग्ना कार्टा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट, मैग्ना कार्टा ऑफ दी कंपनी बोला जाता है। आर्टिकल्स क्या है? कंपनी को चलाने के ही इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन। दीज आर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, AOA, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इन्हें आप बोलते हैं मैग्ना कार्टा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट। ये वो बाई लॉज है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी के सभी ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स को अपने फंक्शन या ड्यूटीज को पूरा करना पड़ता है। दीज आर द रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दीज आर द बाई लॉज अकॉर्डिंग टू विच द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी शुड डिस्चार्ज देयर ड्यूटी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, आर्टिकल सब्सिडरी होते हैं मेमोरेंडम की। वो एक्सेप्ट करते हैं कि मेमोरेंडम हमारा चार्टर है, मेमोरेंडम हमसे ऊपर है और उसके नीचे रह करके हमें काम करना है। MOA कभी भी कंपनीज एक्ट 2013 से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। वैसे ही आर्टिकल्स कभी भी कंपनीज एक्ट से भी बाहर नहीं जा सकते और MOA से भी बाहर नहीं जा सकते। कल को कंट्रोवर्सी हो जाए बिटवीन MOA एंड AOA, किसकी बात सुनी जाएगी? MOA विल प्रिवेल। ऐशबरी रेलवे कैरेज वाले केस के अंदर ये डिसीजन भी आया था कि आर्टिकल सब्सिडरी होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं किसके? मेमोरेंडम के। इनमें से मेन डॉक्यूमेंट कौन सा माना जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या लिखा हुआ है देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, bylaws of company according to which the director officer required to perform their duties. Articles are subsidiary or subordinate to MOA. It regulates the domestic management of the company, internal management of the company. कंपनी को चलाने के ही इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। ये ऑडिटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑडिटर्स के लिए हेल्पफुल क्यों है? ऑडिट करते समय उसको इनको पढ़ना चाहिए आर्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर है। तो ऑडिटर अगर इनको पढ़ेगा तो उसे ऑडिट करने में आसानी रहेगी। इट इज यूजफुल फॉर ऑडिटर्स टू डूइंग द ऑडिट टू स्टडी देम, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ होता है व्हाट आर द राइट्स, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द एम्प्लॉइज। तो उन्हें पता चल जाएगा ऑडिटर को, और ऑडिटर उसके अकॉर्डिंग क्या है अपना ऑडिट कर सकते, आसानी रहेगी उसको। ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। हमने किसके बारे में पढ़ा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब हम पढ़ेंगे इसके कंटेंट्स कि आर्टिकल्स में क्या क्या चीज जो है दी जाती है। कंटेंट्स ऑफ AOA। कंटेंट्स ऑफ AOA दिए गए हैं सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 में दिए गए हैं कंटेंट्स ऑफ AOA। कंटेंट्स ऑफ AOA का पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, दिस कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यही दिया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जो मैटर कंपनीज एक्ट ने और रूल्स ने बताए हैं कि आपको ये चीज आर्टिकल्स में देनी पड़ेगी, वो तो आपको देनी देनी है। उसके अलावा अगर कंपनी चाहे तो एडिशनल मैटर्स भी अपने आर्टिकल्स में डलवा सकती। क्या लिखा है? इंक्लूजन ऑफ मैटर्स इन एडिशन टू द मैटर गिवन अंडर कंपनीज एक्ट एंड रूल्स, कंपनी कैन ऑल्सो गिव एडिशनल मैटर इन AOA। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन काफी ध्यान से समझना। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। नॉर्मली अगर आपको आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको क्या पास कराना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, जो कितनी परसेंट कंसेंट से पास होता है? 75%। लेकिन कंपनी अगर आर्टिकल के किसी प्रोविजन को प्रोटेक्ट करना चाहती है कि आर्टिकल का ये प्रोविजन आसानी से बदला ना जा सके, तो वो क्या डालेगी? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। कि नॉर्मल कंपनी आर्टिकल्स को कैसे बदल सकती है? 75% कंसेंट से। और हमारी कंपनी में आर्टिकल्स का ये प्रोविजन बदलना है तो चाहिए 90% कंसेंट।
स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए अपने लिए। भाई कंपनीज एक्ट से नीचे तो जा नहीं सकते, कम से कम 75% तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी इसके चाहे तो इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अपने लिए बना सकती है। अगर बनाएगी तो उसने क्या डाला है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। आर्टिकल के उस प्रोविजन को प्रोटेक्ट कर दिया कंपनी ने। आर्टिकल के उस प्रोविजन को बदलना अब आसान नहीं रहा। पहले जो काम कौन कर सकते थे, 75% मेंबर्स, अब कितने लोग हाँ भरेंगे, 90%, तभी जाकर के आप उसे बदल पाओगे। समझ आ रही है चीज? 75% से ऊपर का कोई भी परसेंटेज हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल 90% दिया है। एनी स्ट्रिक्ट रूल मोर देन 75%। क्या लिखा है देखो इसमें, कंपनी कैन मेक मोर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर अल्टरेशन ऑफ AOA, दैट इज specified provision of AOA can be altered only if the condition more restrictive than special resolution is met with। आर्टिकल का प्रोविजन आप तभी बदल पाओगे जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन से ऊपर का कोई भी परसेंटेज डाल दिया, उसको पूरा कर दो। आपने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब आर्टिकल के उस प्रोविजन को बदलना आसान नहीं रहा। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डलवाने का तरीका क्या है, दो तरीके से डलवाया जा सकता है। एक तो जब आपकी कंपनी बन रही है उसी समय डलवा दो, ये काम तो आसान है। जब आपकी कंपनी बन रही थी उसी समय आप क्या करो, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डलवा दो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डलवाना चाहते हो बाय अमेंडमेंट, कंपनी बन गई उसके बाद में आप चाह रहे हो बाय अमेंडमेंट डलवाना, क्या, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, अब लेनी पड़ेगी मेंबर्स की कंसेंट। क्यों? क्योंकि मेंबर्स के राइट्स पे असर पड़ रहा है। पहले जो काम 75% मेंबर कर पा रहे थे, अब वो कम कर रहे हैं 90%। उनके राइट्स में असर पड़ रहा है तो उनकी कंसेंट लो। पब्लिक कंपनी में तो, सॉरी प्राइवेट कंपनी में तो सारे मेंबर्स की कंसेंट लो, और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। 75% मेंबर्स जब तक हाँ ना बोले आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नहीं डाल पाओगे। क्या लिखा है देखो, फॉर द एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी डलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय अमेंडमेंट डलवा रहे तो प्राइवेट कंपनी के केस में कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, पब्लिक कंपनी के केस में SR पास करो। स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी कंसेंट से, आपने कंपनी के AOA में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला, कैसे पता चलेगा ROC को, ये बताओ। आपको बताना पड़ेगा ना ROC को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस दो कि हमने क्या किया अपने आर्टिकल्स में, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला है। गिव नोटिस टू ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फिर आए तुम्हारे मॉडल आर्टिकल्स, शेड्यूल नंबर 1, वही वाला। पहले मेमोरेंडम में टेबल गई थी ABCDE, अब आगे की 5 टेबल ले लो, FGHIJ, ठीक है। कंपनी चाहे तो मॉडल आर्टिकल्स को एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है, और चाहे तो इसमें मॉडिफिकेशन करके खुद के आपके आर्टिकल्स बना सकती है। कंपनी चाहे तो स्टैंडर्ड आर्टिकल्स जो टेबल्स में दिए हुए हैं उनको एज इट इज ले ले, और चाहे तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके खुद के आर्टिकल्स बना ले। मे अडॉप्ट ऑल ऑफ देम और विद मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट समझा रही हूँ, फिर ICI से कवर करेंगे पूरा टॉपिक। अगर एक कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद बनी, अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद बनी है और वो अपने मॉडल आर्टिकल्स के अंदर कोई अमेंडमेंट या वेरिएशन नहीं करती, कंपनी बनी कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद में और वो मॉडल आर्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं करती, तो ये माना जाएगा कि ये मॉडल आर्टिकल्स ही उसके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं। इजी बोलूं, खुद के आर्टिकल्स नहीं बनाओगे तो मॉडल आर्टिकल्स तुम पर लग जाएंगे। खुद के आर्टिकल्स नहीं बनाओगे तो मॉडल आर्टिकल्स ही तुम पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या लिखा है देखो, इफ अ कंपनी इज मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड डज नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन इन मॉडल आर्टिकल, मॉडल आर्टिकल्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करते, देन इट विल बी डीम्ड दैट मॉडल आर्टिकल ही उसके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है। लिखना चाहो तो अपने समझने के लिए एक लाइन लिख लेना कि खुद के आर्टिकल्स नहीं बनाए
तो मॉडल आर्टिकल्स ही आप पर एप्लीकेबल। इफ द कंपनी डज नॉट मेक इट्स ओन आर्टिकल्स then the model articles will be applicable on it. If the company does not make its own articles, then the model articles will be applicable on it. ठीक है? If the company does not make its own articles, then model articles will be applicable. ठीक है? ये चीज यहाँ पे दी हुई है, इसको अब हम एक बार कवर करेंगे। कहां से? ICICI। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जितना अंडरलाइन कराऊं उतना ही करना है तुम्हें यहाँ पर। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है? इसके बाद में क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज देयर चार्टर and accepting it the article proceed to define the duties, right and power of the governing body. Document containing the articles of association is Magna Carta or is a business document. It should be construed strictly, मतलब इसे बहुत सावधानी से, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही इसका मीनिंग लिया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब मीनिंग लेना। इट रेगुलेट्स द डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वही वर्ड बार बार आ रहे हैं, डोमेस्टिक मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, रूल्स है, रेगुलेशन है, बाईलॉज है। और इसमें दिया हुआ क्या होता है? ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एटसेट्रा। आर्टिकल्स इनफैक्ट आर, देखो वापस वर्ड आगे क्या? बाईलॉज अकॉर्डिंग टू विच directors and other officers are required to perform their function. Auditor को क्या है? should study them while doing the audit. ऑडिटर के लिए हेल्पफुल है, ऑडिट करते समय उसे इनका ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन 5 के कंटेंट्स देखो। पहला कंटेंट कंटेन्स रेगुलेशन। रेगुलेशन किस चीज की है? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा पॉइंट था इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। जो मैटर एक्ट और रूल्स में दिए हैं वो तो आपको देने ही देने हैं, साथ में कंपनी चाहे तो एडिशनल मैटर्स भी डाल सकती है। ये पढ़ा था हमने पीडीएफ में भी। इसके बाद में क्या है? प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन हो सकते हैं। एंट्रेंचमेंट मतलब टू प्रोटेक्ट समथिंग, कि आप स्पेसिफाइड प्रोविजन आर्टिकल्स के तभी बदल पाओगे इफ कंडीशन मोर रेस्ट्रिक्टिव देन स्पेशल रेजोल्यूशन आर मेट विथ। तभी बदल पाओगे जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन से ऊपर की जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज है उसको पूरा कर दो। मैनर ऑफ इंक्लूजन दो तरीके से, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम डलवा सकते हो या डलवा सकते हो बाय अमेंडमेंट। बाय अमेंडमेंट डलवाओगे तो प्राइवेट कंपनी के केस में कंसेंट टू ऑल द मेंबर्स, और पब्लिक के केस में क्या लेना है? 75% कंसेंट, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का नोटिस किसको देना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। आर्टिकल्स कंटेन द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, चाहे फॉर्मेशन पे हो चाहे अमेंडमेंट पे हो, नोटिस किसको देना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को। फिर आया तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के भाई आगे की 5 टेबलें FGHIJ कहाँ दी हुई है? शेड्यूल नंबर 1। मॉडल आर्टिकल्स। मॉडल आर्टिकल्स मतलब कंपनी चाहे तो इनको एज इट इज अडॉप्ट कर ले या थोड़ा बहुत इनके अंदर चेंजेस करके खुद के अकॉर्डिंग बना ले। भाई चाहे तो एज इट इज ले लो और चाहे तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके खुद के आर्टिकल्स बना लो।
ये पॉइंट नंबर 8 आप चाहो तो पीडीएफ से ले लेना। अगर कोई कंपनी बनी है तुम्हारी कब, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद बनी है, ठीक है, और ये कोई एक्सक्लूजन या मॉडिफिकेशन नहीं करती मॉडल आर्टिकल्स में, तो ये माना जाएगा दैट these model articles are the duly registered article of the company। इसी को इजी तरीके से मैंने पीडीएफ में लिख रखा। खुद के आर्टिकल्स नहीं बनाओगे तो मॉडल आर्टिकल्स ही तुम पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। याद रहेगा क्या, बताओ मुझे। आज का आखिरी टॉपिक लेने जा रहे हैं डिफरेंसेस, जिसमें मुझे कुछ भी खास नहीं पढ़ाना, सिर्फ रिफ्रेश करेंगे एमओए और एओए के बीच में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट मार्क करना, पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट। एमओए बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, एओए बताता है कि इन ऑब्जेक्ट को पूरा कैसे करना है। एमओए बताएगा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, एओए बताएगा इंटरनल रूल और रेगुलेशन, और बताएगा कि इन ऑब्जेक्ट को पूरा करना कैसे है। देखो क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, वेयर एज आर्टिकल्स क्या बताएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अचीव। क्लियर है क्या, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है इसके अंदर, रिलेशनशिप। मेमोरेंडम कंपनी और आउटसाइडर के बीच की रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, ठीक है, जबकि एओए कंपनी और मेंबर्स की रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं। पढ़ के देखना एक बार। एमओए कंपनी और आउटसाइडर की रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, जबकि आर्टिकल्स क्या होते हैं, रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो ये किसकी रिलेशनशिप को मैनेज करेंगे, बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। अल्टरेशन की बात करें, एमओए को अल्टर करना आसान नहीं है, जगह जगह आपको अथॉरिटीज की परमिशन लेनी पड़ती है, कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ती है, कहीं पर रीजनल डायरेक्टर की लेनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन एओए को बदलना आसान है, बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या लिखा है देखो, मेमोरेंडम कैन बी अल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, और ज्यादातर केसेस में आपको क्या चाहिए, आरडी की परमिशन चाहिए, ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए, लेकिन आर्टिकल्स को बदलना आसान है, बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अल्टरेशन किसका मुश्किल होता है, मेमोरेंडम का। किसका आसान होता है, आर्टिकल्स का। लास्ट पॉइंट, अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब आउटसाइड द पावर, आर्टिकल्स की पावर के बाहर है, मेंबर्स रेटिफाई कर सकते हैं बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बट अगर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। अल्ट्रा वायर्स याद आ रहा है, तो आप पढ़ के देख लो एक बार। एक्ट डन बाय अ कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम क्या होते हैं, अल्ट्रा वायर्स क्या माने जाएंगे, वॉइड, कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द अनोनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। लेकिन अगर आपका अल्ट्रा वायर्स क्या है, आर्टिकल्स है ना, रेटिफाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर। क्लियर है क्या, बताओ मुझे बेटा। तो हमने क्या किया है, डिफरेंस तक का मैटर आज अपने अभी कवर कर लिया है। अपना टॉपिक इसके अंदर अब ज्यादा कंपनीज एक्ट में नहीं बचा है, अपना जो टॉपिक बचा है अपना लास्ट है ये वाला, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दिस विल बी अवर लास्ट वन, ठीक है। अपना मेन क्या बचा है, एलएलपी बचा हुआ है, ठीक है। तो कल अपन एलएलपी वाला पोर्शन लेते हैं, इसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं, तो आप क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि आपको ये बुक में नहीं मिलेगा। आपको ये जो इसके साइड पे अमेंडमेंट डले हुए हैं ना, साइड पे अमेंडमेंट जो डले हुए हैं उनका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, ठीक है। अपन कल करते हैं इसको, जहां जहां सेम चल रहा है बुक का तो बुक लेंगे, बुक तो लेके आनी है, ठीक है। जहां चेंजेस आए हैं उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अमेंडमेंट। आईसीआई ने साइड पे अमेंडमेंट डाल दिए हैं आपके, जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा मुझे। डिफरेंस में थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट केतन ये कहता है कि भाई बदलना मेमोरेंडम को मुश्किल है, क्योंकि वहां पर अथॉरिटीज की परमिशन चाहिए, लेकिन आर्टिकल्स को बदलना आसान है, बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। फोर्थ पॉइंट कहता है अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम है, तो फिर
कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय ऑल द मेंबर्स, बट अल्ट्रा वायर्स एओए है तो उसे मेंबर्स रेटिफाई कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। और कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा मुझे। आशीष, एनीवन? केतन सॉल्व हो गया था क्या डाउट, एक बार कंफर्म करना बेटा। उमेश? ठीक है, तो चलो आज यहाँ तक लेते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।